तीन बातें बताएं, उसके बेसिस पे टॉपिक क्लियर हो जाएगा भाई। कि काम जो सर वो हमने एक इंटरफेस मान लिया, और ये इंटरफेस जो हमने माना है, इसके बेसिस पे हमारे पास काम जो वो क्या है, ऊपर जो एक मीडियम है, नीचे जो फिर से एक मीडियम है, दो मीडियम हमारे पास है। इस वाले मीडियम को नाम दिया रेयर। चलिए जी, तो नॉर्मल शिफ्ट जो है वो हमने कल पढ़ ली थी। क्या था नॉर्मल शिफ्ट, एक बार थोड़ा सा समझा के उसके बाद काम को आगे बढ़ाते हैं। चीजें जो है वो हमने करनी क्या कुछ है। ये जो अब काम हम कर रहे हैं, ये काम थोड़ा सा कंपटीशन ओरिएंटेड है। बाकी सारी चीजें जो हैं फिर हम अगले वाले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे होंगे। सुनो ध्यान से कि काम जो है वो हमने करना क्या है। एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो आज हमने डिस्कस करना है, ठीक है। पहले जो है थोड़ा सा कंपटीशन ओरिएंटेड वर्क, और उसके बाद की जो चीजें होंगी वो आपके पेपर में छपी मिलेंगी भाई। कल हम उसके बेसिस पे फिर न्यूमेरिकल लगा रहे होंगे, और उसके बेसिस के न्यूमेरिकल जब आप देखोगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर हम चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 दिन तक लगातार उसके लगा सकते हैं, इतने सवाल उसमें पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। कल मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो है सर ये कंटेनर है, कंटेनर में इस डेप्थ तक पानी जो है वो अवेलेबल है। यहां पे जो है एक सिक्का जो है वो अवेलेबल था। एक्चुअल में डेप्थ कितनी थी, टी। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मैं कल वाली बातें जो है वो हल्की सी रिपीट कर रहा हूं, बस और कुछ नहीं है। जो डेंसर वाला मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, μ2। जो बाहर रेयरर वाला था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1। तो ये जो सिक्का है आपको यहाँ पे ना दिखाई पड़ के, आपको जो ये सिक्का है वो थोड़ा सा कहाँ दिखाई दिया था, ऊपर दिखाई दिया था, ठीक है। कि भाई कॉइन प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टब सीम्स टू बी राइज्ड। आपको जो सिक्का है वो थोड़ा सा ऊपर उठा दिखाई पड़ता है। उसके पीछे का कारण जो है वो आपने डिस्कस कर लिया था कि सर रिफ्रैक्शन की वजह से वो सिक्का आपको कहां दिखाई देता है, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। अगली अगर मैं बात करता हूं तो ये जो है चीज, इतनी चीज जो है वो क्या कहलाई थी, अपेरेंट डेप्थ कहलाई थी, ठीक है। ये जो है ये एडी, एडी का मतलब अपेरेंट डेप्थ। और ये जो दोनों के बीच का गैप था, जहां पे वो एक्चुअल में था रियल डेप्थ, जहां पे आपको दिखाई दिया वो क्या था, अपेरेंट डेप्थ। इन दोनों के बीच का जो ये गैप था सर, ये क्या कहलाया था, नॉर्मल शिफ्ट कहलाया था, ठीक है। इतनी बातें जो है वो कल हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये नॉर्मल शिफ्ट जो है, जब आपने कल फाइंड आउट करी थी, तो ये नॉर्मल शिफ्ट का जो फॉर्मूला है सर, वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, नॉर्मल शिफ्ट है। और नॉर्मल शिफ्ट का जो फॉर्मूला हमने निकाला था, दैट वाज टी इंटू 1 माइनस का 1/μ। ये काम जो है, सिंगल सा काम जो है, ये हमारा किसका है, बोर्ड का काम है, ठीक है। अगर इसमें अब वो अलग अलग इमिसिबल लिक्विड डाल दे, वो लिक्विड जो आपस में ना घुले, वो अलग अलग लेयर्स जो है वो बना रहे हैं, अलग अलग उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, तो वैल्यू जो है वो क्या जाएगी, उसके बारे में हमने बात करनी है, ठीक है। कि ये जो काम है तो सिंगल के लिए था। अगर हमारे पास चीजें जो है वो कैसी हो जाए कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, ध्यान से समझेंगे। इस कंटेनर में जो है वो आपने लिक्विड डाल रखे हैं, एक लिक्विड ना डाल के आपने अब जो है ना वो मल्टीपल लिक्विड्स जो है ना वो डाल दिए। ये जो है लिक्विड नंबर 1 है, ये वाला जो है ये लिक्विड नंबर 2 है। ये लेयर जो है यहां से लेके यहां तक की, अगली जो लेयर है सर, ये लिक्विड की लेयर जो है, लेयर नंबर क्या है, 3। मतलब यहां तक का एक लिक्विड है, यहां तक का दूसरा है, और यहां तक का तीसरा है। कंडीशन क्या है कि दीज लिक्विड्स आर इमिसिबल, ठीक है। डिफरेंट तो है ही, और आपस में कैसे हैं, इमिसिबल है, कि आपस में घुलेंगे नहीं। अगर आपस में नहीं घुलेंगे तो अब चीजें जो है वो क्या होंगी कि सर इनकी अलग अलग थिकनेस जो है मान लो अवेलेबल है। तो इसकी थिकनेस जो है, लेट अस कंसीडर कि इसकी थिकनेस कितनी है, T1। इसकी थिकनेस जो है सर वो कितनी मान ली आपने, T2 मान ली। और इस वाले की जो थिकनेस है ये कितनी मान ली, या मतलब कितनी डेप्थ तक ये अवेलेबल है वो मान ली, T3। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ3। कि इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ3। तो इस केस में अब जो शिफ्ट आएगी वो कितनी आएगी, ये बात अगर मैं बताना चाहता हूं तो ये बात जो है सर वो कैसे बताई जाएगी। कि इस केस में अगर नॉर्मल शिफ्ट बतानी है, तो इस केस में नॉर्मल शिफ्ट अगर बतानी पड़ेगी तो कैसे बताई जाएगी। सर अकेला होता तो फॉर्मूला क्या था, टी इंटू 1 माइनस का 1/μ। तो अगर मैं बात करूंगा 3 है तो ये फॉर्मूला कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार। टी इंटू 1 माइनस का 1/μ। फिर से अगर मैं बात करता हूं तो आगे फिर से क्या हो जाएगा, टी इंटू, क्योंकि हर लिक्विड उसी तरीके से बिहेव कर रहा होगा जैसे सिंगल कर रहा है, और सभी की शिफ्ट को ऐड कर दिया जाएगा। T1 है तो μ1, T2 है तो μ2, और T3 है तो क्या हो जाएगा। मतलब कि चीजें वही लिंक हो रही हैं, कोई बड़ी बात नहीं हो रही है। आपने सिंगल के लिए आंसर निकाला था कि सिंगल के लिए जब हम नॉर्मल शिफ्ट बताते हैं तो सर हमारा आंसर जाता है T इंटू 1 माइनस 1/μ होता है। ये सिंगल के लिए है। अगर हम ऐसी ऐसी 3 लेयर्स ले लेंगे तो तीनों का सम जो है वो आपने कर देना है कि T1 है
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, T2 है तो μ2 है, T3 है तो क्या है μ3। ये बातें हमें पता है, इनको हम सिंपली ऐड कर देंगे, मेरे पास टोटल शिफ्ट आ जाएगी। कुछ शिफ्ट इसकी वजह से होगी, कुछ इसकी वजह से होगी, कुछ इसकी वजह से, तीनों शिफ्ट को क्या कर दो ऐड, टोटल आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल शिफ्ट जो है, हेडिंग डाल लो नॉर्मल शिफ्ट फॉर मल्टीपल, नॉर्मल शिफ्ट फॉर मल्टीपल इममिसिबल लिक्विड्स, टोटल शिफ्ट फॉर, टोटल नॉर्मल शिफ्ट फॉर, नॉर्मल शिफ्ट फॉर मल्टीपल इममिसिबल लिक्विड्स। बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आप इसके बेस पे कर सकते हैं। तो ये आपने मल्टीपल के लिए चीजें जो है वो कर ली हैं। अगर इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आएगा, बड़ा बेसिक सा, आपको μ1 μ2 और μ3 दे रखे होंगे, T1 T2 T3, सिंपल वैल्यूज को पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बात है, ये चीज जो है ना वो हमने करनी है। अब अगली जो बात है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने के लिए हम आए हैं, और कल इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल जो लगा रहे होंगे उसके बारे में बात करेंगे बेटा, कि वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, TIR। ठीक है, TIR जो है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये TIR होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब कि अगर ऑप्टिक्स में अब तक का कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो उसका नाम क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये पेपर में आना ही आना है भाई। वर्ड जो है वो क्या है, TIR। TIR की अगर मैं बात करूं तो TIR जो है वो हमारे पास क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये काम जो है ना वो हमने डिस्कस करना है। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे कि चीजें जो है वो आपने करनी क्या है, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर इसके बारे में मैं बात करूं तो ये आपके पेपर में 1 से लेके 5 नंबर के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है भाई। हमने पढ़ना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके बारे में हमने बातें करनी है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, पेपर में मिलेगा जरूर, चाहे केस स्टडी के तौर पे आए, चाहे डेरिवेशन के तौर पे आए, चाहे न्यूमेरिकल के तौर पे। और नीट का भी फेवरेट क्वेश्चन है, लगभग 15 क्वेश्चन जो है वो नीट भी पूछ चुका है इससे रिलेटेड अलग अलग ईयर्स में। वही क्वेश्चन हम लगा रहे होंगे, क्योंकि हमारे बोर्ड में पेपर आने के जो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं वो नीट वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उनके बारे में भी हम डील कर रहे होंगे। तो काम जब हमने क्या करना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करनी है, होता क्या है, क्या कंडीशन है, क्या डेरिवेशन है, उसके बारे में डील करनी है। जैसे ये काम खत्म हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी भाई, करें जल्दी, शाबाश। काम जो हमने क्या करना है, लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है, आज वाकई में जल्दी छुट्टी करेंगे। काम जो हमने क्या करना है कि उतारे नहीं पर कोई भी बच्चा जो है, इस बात पे ध्यान दे भाई, कि काम जो हमने क्या करना है, बोले नहीं भाई। हमारे पास जो है वो एक इंटरफेस जो है ना वो आपने खींच लिया, आपको कुछ बातें पता है, बातें जो आपको पता है, बात नंबर 1 वही 3 बातें रिपीट होंगी। नॉर्मल रे सीधी चली जाती है। बात नंबर 2, डेंसर से रेयरर जा रहे हो तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बात नंबर 3, स्नेल्स लॉ, जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं का ही, जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं का ही। ये 3 बातें पता हैं, उसके बेसिस पे ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा भाई। कि काम जो है सर वो हमने ये एक इंटरफेस मान लिया, और ये इंटरफेस जो हमने माना है इसके बेसिस पे हमारे पास काम जो वो क्या है, ऊपर जो है एक मीडियम है, नीचे जो है फिर से एक मीडियम है। 2 मीडियम हमारे पास हैं। इस वाले मीडियम को नाम दिया रेयरर मीडियम, और ये वाला जो मीडियम है सर इसको क्या नाम दे दिया, डेंसर मीडियम। 2 मीडियम हमारे पास हैं, एक मीडियम का नाम क्या है, रेयरर, और एक मीडियम का नाम क्या है। अगर मैं बात करता हूं तो डेंसर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मानते हैं, μ2, और रेयरर वाले का क्या मानते हैं, μ1। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने बस एक बात बताई है कि ये एक इंटरफेस है, इसके नीचे का मीडियम कैसा है, डेंसर, ऊपर का मीडियम कैसा है, रे ऑफ लाइट जो है वो कहां से कहां ट्रेवल करेगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कि हमने जो है वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे मान लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो है वो हम कर रहे हैं, कि मान लो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरीके से जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट जो है सर कहां पे अवेलेबल है, दिस ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल इन डेंसर मीडियम। कहां रखा है मैंने ऑब्जेक्ट को, बहुत आराम से काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक पेपर में छप चुका है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात ये है। तो मैंने अभी तक एक इंटरफेस बनाया, उसके ऊपर का मीडियम अलग है, नीचे का मीडियम अलग है। नीचे वाला कैसा है, डेंसर। डेंसर मीडियम में आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, और अगर मैं बात करता हूं तो सर हमें क्या पता है कि कोई रे ऑफ लाइट अगर नॉर्मली फॉल करती है, रे ऑफ लाइट जो वो कैसे जा रही है, एक रे ऑफ लाइट है, और एक रे ऑफ लाइट जो वो कैसे फॉल कर रही है, नॉर्मली, तो वो रे ऑफ लाइट जो सर कैसी चली जाती है, सीधी। ये मैं आपको अलग से टॉपिक में समझा चुका हूं, कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन।
अगर रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर फॉल करती है तो वो बिना किसी रिफ्रैक्शन के कैसे चली जाती है, सीधी चली जाती है, ये बात हमें पता है। तो ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, डेंसर मीडियम में, रे ऑफ लाइट निकली और वो रे ऑफ लाइट जो कैसी चलेगी, सीधी चलेगी। इसके बारे में अगर मैं बात करूं, एक एक बात समझते हुए चलना है अपने। बात नंबर 1 क्या पता है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द डेंसर मीडियम। बात नंबर 2 क्या पता है कि अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मली निकली तो वो कैसी चली जाती है, ये बात हमें सर पता है। और अगर इसके लिए बात करें तो ये रे ऑफ लाइट सीधी चलेगी, और इसके बारे में हमें क्या पता है कि सर इसके कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो किसके बराबर होता है, 0। ये बात हम जानते हैं कि इसके कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0। अच्छा, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट क्या सिंगल निकलती है, नहीं, मल्टीपल रेज जो है वो निकल रही होती हैं। अगली जो बात सर हम करने चले वो क्या मान ली हमने कि इसी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकली ऐसे, ये जो है हमारे पास क्या है, रे ऑफ लाइट है, और इस वाली रे ऑफ लाइट को जो हम नाम देते हैं सर उसका नाम क्या होता है, इंसिडेंस रे। ये इंसिडेंस रे हमारे पास है, और इसके लिए जब इस सरफेस पे हमने क्या डाला, परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ करा, तो ये रे ऑफ लाइट जो है सर इसको क्या नाम दिया जाएगा, नॉर्मल रे। और नॉर्मल रे के साथ जो इंसिडेंस रे एंगल बनाती है उसका नाम क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। इसका नाम जो है सर वो क्या कहलाता है, ये जो नाम है ये नाम क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास है। मानते हैं हम इस बात को, ये चीजें जो है सर वो हमें पता है। इसके बाद की चीजें जो है वो क्या करनी है। बात नंबर 1, रे ऑफ लाइट निकली, नॉर्मली गई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0। तो रे ऑफ लाइट कैसी चली जाती है, सीधी। अलग से बता रखा है, एक टॉपिक ही करवाया है इस बात के नाम का, क्योंकि ये कल भी यूज करा, ये आज भी यूज करा, आने वाले टाइम में फिर यूज करेंगे। अगली बात पे चलो कि दूसरी नंबर की रे ऑफ लाइट जो निकली, क्या नाम क्या लाया, इंसिडेंट रे। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसका नाम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रे ऑफ लाइट कहां से जा रही है, डेंसर से, मेले से घर आए तो मम्मी से दूर, मम्मी से दूर गए तो क्या होगा भाई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है ये रे ऑफ लाइट जो है वो ऐसी चलेगी। इस वाली रे ऑफ लाइट का नाम अगर मैं कहूं तो ये रे ऑफ लाइट जो है इसका नाम क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। समझ पा रहे हो आप इस बात को। तो यहाँ पे जो है ये जो एंगल है ये क्या कहलाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ आइए बात। इस पैटर्न से हम क्या समझते हैं बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को कितना है, 0। ये चाहे कुछ भी हो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन ये 0 नहीं है। ये तो मानते हो ना, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंस है, तो ये एंगल 10 है, 20 है, कुछ भी है, लेकिन ये वैल्यू कितनी नहीं है। मतलब कि यहां से जब मैं इस वाली रे से इसकी तरफ जब मैं जा रहा हूं तो इस तरफ जाने से एंगल ऑफ इंसिडेंस जो वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब मैं ऐसे गया तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और रिफ्रैक्शन देखो, रिफ्रैक्शन भी यहां कितना था, 0। दक्षित भाई रिफ्रैक्शन भी जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज। पैटर्न के बारे में अगर मैं बात करूं, लक्ष्य ये रे ऑफ लाइट कैसे जा रही थी, सीधी। अब ये रे ऑफ लाइट कैसे जा रही है, ऐसे। मतलब टेंडेंसी क्या हो रही है कि ये रे ऑफ लाइट किसकी तरफ मुड़ने की कोशिश कर रही है, इंटरफेस की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। आपने क्या करा, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर आपने और बढ़ाया है तो ये रे ऑफ लाइट दोबारा से क्या बन गई, इंसिडेंस रे है। मतलब कि अलग अलग रेस एक ऑब्जेक्ट से क्या एक ही रे निकलती है, नहीं, मल्टीपल रेस निकलती है। पहले वाली कैसी निकाल दी हमने, सीधी। दूसरे नंबर वाली, ये बात और समझनी है आपने, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सीबीएसई बोर्ड बार बार पूछता है। सुने ध्यान से, ये सीधी गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, 0, रिफ्रैक्शन भी कितना। आपने रे ऑफ लाइट को थोड़ा सा टिल्ट करा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कर गया भाई, यहाँ तो 0 ही है। अब यहाँ पे चाहे कुछ भी वैल्यू है लेकिन 0 नहीं है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कर रहा है, इंक्रीज। रिफ्रैक्शन वाला भी क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। पैटर्न क्या था, ये रे ऑफ लाइट सीधी थी, अब ये कहां बैंड कर रही है, ये बैंड कर रही है इस तरीके से, किसकी तरफ, सरफेस की तरफ। एक समय ऐसा आएगा, कैसा, कि ये जो है यहाँ पे नॉर्मल रे जो हमारी अवेलेबल थी, इसके साथ ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और हमारी जो रे ऑफ लाइट है, जो रे ऑफ लाइट हमारी है वो क्या कर जाएगी, रे ऑफ लाइट जो है वो कहां चली जाएगी, सरफेस के साथ चली जाएगी। ये जो है ये रे ऑफ लाइट कौन सी है, ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है। ठीक है, ये काम जो है ना वो हमारे पास है। दोबारा समझो कैसे, पहले सीधी जा रही थी, अब आप यहां वाली रे ऑफ लाइट के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसे जाएगा, अगले वाले के लिए और बैंड कर गया, अगले वाले के लिए क्या करेगा, और बैंड करेगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये रे ऑफ लाइट कैसी चली जाएगी, सीधी चली जाएगी। समझ पा रहे हो आप इस बात को। ये बात जो है वो आपने गौर करनी है, आप पैटर्न को समझो ना यार। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, 0, रिफ्रैक्शन भी कितना था, आई बढ़ाया, आर ज्यादा बढ़ा। क्यों बढ़ा ज्यादा, क्योंकि डेंसर से रेयरर जा रहे हो तो अवे फ्रॉम द आई के कंपैरिजन में किसकी वैल्यू ज्यादा है, आर की। आपने और बढ़ाया और आर बढ़ेगा, और बढ़ाओगे और बढ़ जाएगा। एक समय पर जाकर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री। किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री। मैक्सिमम वैल्यू जो कितनी होगी, 90। ये जो एंगल है इसके कोरस्पोंडिंग जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, इसको बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। क्या बोला जाता है,
क्रिटिकल एंगल क्या है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके कोरस्पोंडिंग रिफ्रैक्शन एंगल कितना है? 90 डिग्री। आप पैटर्न समझो यार, ये रे ऑफ लाइट पहले कैसी थी? वर्टिकल। क्या कर रही है वो? इस तरीके से बैंड होती जा रही है, तो एक टाइम पे कैसी हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। जब वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में एंगल कितना? 90। उसके कोरस्पोंडिंग जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको क्या नाम दिया गया? क्रिटिकल एंगल। क्या नाम दिया गया है? क्रिटिकल एंगल। वंश जब मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो बेटा आई की वैल्यू क्या करती जा रही है? बढ़ती जा रही है। आप इससे आगे अगर जाओगे, इसके अगले वाले पे अगर मैं चलता हूं, तो यहां से ये ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट निकली, तो अब आगे की तरफ जाऊंगा तो इसका मतलब अब मेरा एंगल क्रिटिकल एंगल से भी क्या है? ज्यादा। ये 0 था, 10, 20, 30, 35। अब एंगल जो है वो इंसिडेंस एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से भी क्या हो गया है? ज्यादा। और अगर वो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो गया है तो रे ऑफ लाइट जो वो क्या करेगी? पैटर्न समझो। ये रे ऑफ लाइट ऐसे थी, धीरे धीरे कहां बैंड करती जा रही है? सरफेस की तरफ बैंड कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है ना, अगली बार कहां आ जाएगी? अंदर ही आ जाएगी। ये रे ऑफ लाइट जो है वो क्या नहीं करेगी? ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन शो नहीं करेगी, ये दोबारा जो है उसी मीडियम में क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्या कर जाएगी? इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। ठीक है, इसी मीडियम में अगर वापस आ गई है, कब आई है? कि जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है सर वो ग्रेटर देन है किससे? क्रिटिकल एंगल से। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में क्या आ जाती है? वापस। इस फिनोमेना को नाम दिया गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दो मेन कंडीशन कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पड़ा है? डेंसर में, या आप कह सकते हैं रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? कोरस्पोंडिंग टू विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ये काम जो है ना वो हमने करना है। एक बार खुद का दिमाग लगाओ, उसके बाद जो मैं चीजों को दोबारा से समझाता हूं तुम्हारे लिए कि काम जो है वो आपने करना क्या कुछ है। पढ़े एक बार कि हमने जो है सर वो एक इंटरफेस पढ़ा है। इंटरफेस के बाद की चीजें जो हमने क्या पढ़ी है कि एक मीडियम रेयरर है और एक मीडियम जो है वो क्या है? डेंसर है। तो काम जो वो क्या हो रहा है, अब आप गौर करो कि रे ऑफ लाइट जो है वो कहां से चल रही है? डेंसर से, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट ही कहां रख रखा है? डेंसर में। ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल है और नॉर्मल वाली रे कैसे चली जाती है? सीधी। अगली बात जिस बच्चे के समझ में आ गई उसका खेल खत्म है कि आपने जो है वो रे ऑफ लाइट डाली, अब यहाँ पे नॉर्मल के साथ इसने जो एंगल बनाया वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। रे कहां से जा रही है? डेंसर से रेयरर, तो सीधी ना जाके अवे फ्रॉम द। आपने टेंडेंसी देखी कि ये रे ऑफ लाइट है मेरा हाथ, तो ये रे ऑफ लाइट जो है वो कहां जा रही है? ऐसे जा रही है। और आगे चलेंगे तो और ऐसे जाएगी, एक टाइम पे कैसे चली जाएगी? सीधी। जब सीधी जाएगी तो एंगल आर जो है नॉर्मल के साथ जो एंगल बना वो कितना? 90। उस समय का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? क्रिटिकल एंगल। अब जब मैं ऐसे जा रहा हूं तो एंगल बढ़ता जा रहा है, तो अगला एंगल क्या होगा? क्रिटिकल से भी ज्यादा। तो ये रे ऑफ लाइट यहां से क्या करती जा रही थी? ऐसे 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 जा रही थी, एक टाइम पे कहां चली जाएगी? नीचे की तरफ चली जाएगी। नीचे की तरफ चली जाएगी तो क्या है? रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। क्योंकि सेम मीडियम में लाइट का आना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। दूसरे में जाना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। तो होना तो क्या चाहिए था? डेंसर से रेयरर में जा रहे थे तो लाइट का बैंड होना चाहिए था दूसरे, लेकिन वहां ना जाके वो कहां आ गई? सेम में। कब आ गई? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। दोबारा देखो, दो ही बातों पे ऑब्जर्वेशन रखनी है। एंगल आई कितना है? 0। इस तरफ जा रहा हूं तो एंगल क्या करता जा रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगली बात करूं तो ये रे ऑफ लाइट यहां वर्टिकल थी और ये धीरे धीरे किसकी तरफ जा रही है? इंटरफेस। हॉरिजॉन्टल हुई और अगली बार कहां आ जाएगी? नीचे ही आ जाएगी। समझ आ रही है बात आपको? चीजों को एक बार दोबारा से ऑब्जर्व करो, काम करना क्या कुछ है उस पर ध्यान दो और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि सर ये ऑब्जेक्ट जो है वो कहां अवेलेबल है? डेंसर मीडियम में। डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट है, रे ऑफ लाइट नॉर्मल थी, कैसी चलेगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। डेंसर से रेयरर जाते हो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से दूर होते चले गए तो एक टाइम पे कहां चले जाओगे? सीधे जाओगे सरफेस के साथ। रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल रे, कितना एंगल है? रिफ्रैक्शन एंगल कितना है? 90 डिग्री। कोरस्पोंडिंग टू विच एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल डिफाइन करना है तो इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्रिटिकल एंगल कौन है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। कहां पे? डेंसर मीडियम में। कोरस्पोंडिंग टू विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। और लाइट का उसी मीडियम में बैंड कर जाना, कब? जब उसको इंसिडेंट करा गया, किस पे? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे। ये क्या कहलाता है? टोटल इंटरनल। कोई बात हो रही है? ये हेडिंग डालो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके अंदर लिखना शुरू करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे। हाँ जी, चलिए जी। तो काम जो आपने क्या करना है, हेडिंग डालनी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? इट इज फिनोमेना ऑफ, डायग्राम बाद में बना लेंगे, पहले लिखें इट इज फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। इट इज फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट
in the same denser medium phenomena of bending of light in the same denser medium phenomena of bending of light in the same denser medium when it is incident phenomena of bending of light in the same denser medium when it is incident phenomena of bending of light in the same denser medium when it is incident at an angle greater than critical angle when it is incident at an angle greater than critical angle. लाइट का कहां बेंड कर जाना? उसी डेंसर मीडियम में. क्या ये फिनोमेना रेयरर टू डेंसर हो सकता? नहीं हो सकता. लाइट को कहां जाना पड़ेगा? डेंसर से. कोई बच्चा जवाब दे सकता है क्यों? क्योंकि इसमें लाइट को अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना है, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट कब जा पाएगी? जब वो डेंसर से कहां जाएगी? क्योंकि हमें तो क्या करना है? उसी मीडियम में भेजना है ना दोबारा से. नॉर्मल से दूर जानी चाहिए. नॉर्मल में दूर जाने का तरीका क्या है? डेंसर टू रेयरर. क्योंकि अगर आप रेयरर से डेंसर भेजोगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल की बजाय वो क्या जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो वो कभी सरफेस की तरफ जाएगी नहीं. सरफेस की तरफ जाने के लिए क्या होना चाहिए? अवे फ्रॉम द. भाई ये नॉर्मल है और ये कहां है? सरफेस. तो अगर रे ऑफ लाइट ऊपर जाएगी तो सरफेस की तरफ थोड़ी जा रही है, वो तो कहां जा रही है? नॉर्मल की तरफ. हमें तो सरफेस की तरफ भेजनी है. समझ आ गई बात आपको? तो बात नंबर 1, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. समझ आ गई बात? हेडिंग डालो कंडीशंस. कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. हेडिंग डालें कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. कंडीशंस बतानी है. कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या क्या कंडीशंस हैं? तो पहली कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1, रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम. कि रे ऑफ लाइट कहां से जानी चाहिए? डेंसर से रेयरर की तरफ. रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम. ठीक बात है. अगली बात लिखें, सेकंड कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन critical angle. Angle of incidence must be greater than critical angle. Angle of incidence must be greater than critical angle. कि angle of incidence जो है वो critical angle से क्या होना चाहिए? ज्यादा. अब critical angle क्या होता है वो लिखो. हेडिंग डालो critical angle. Angle of incidence must be greater than critical angle. हेडिंग डालो critical angle. critical angle क्या है? क्या है critical angle? It is angle of incidence. It is angle of incidence. कहां है ये angle of incidence? In the denser medium. In the denser medium, it is angle of incidence in the denser medium corresponding to which it is angle of incidence in denser medium corresponding to which angle of refraction becomes 90 डिग्री. एंगल ऑफ इंसिडेंस है कहां पे? डेंसर में, जिसके कोरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्शन एंगल जो है वो कितना हो गया है? 90 डिग्री. या रिफ्रैक्टेड रे कहां चली गई है? सरफेस के अलोंग चली गई है. ठीक बात है. अब ये डायग्राम तो थोड़ी देर में बनाएंगे. पहले जो है वो हम एक छोटी सी बात जो डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे कल हम न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं, उसके बारे में बात करें. कोई बच्चा उतारे नहीं भाई. मैं बात करने चला हूं पॉइंट पी के बारे में. किसके बारे में बात करनी है? पी. क्योंकि पी पॉइंट पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन. उसके बाद तो क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया. पी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको एक बात बताई है, स्नेल्स लॉ. वो क्या है? जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं का ही. तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं यूजिंग स्नेल्स लॉ, उतारे नहीं, पहले समझे ध्यान से. यूजिंग स्नेल्स लॉ. अगर मैं स्नेल्स लॉ के बारे में बात करता हूं तो स्नेल्स लॉ से रिलेटेड चीजें जो है बेटा वो हमारे पास कुछ कैसे हैं. स्नेल्स लॉ के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो काम जो है वो हमने क्या करना है उस पर अगर आप ध्यान दें तो पी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अगर मैं लगाऊं तो आपने काम जो है वो क्या करना है? यूजिंग स्नेल्स लॉ की अगर मैं बात करता हूं तो पी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है सर? μ2. जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं का ही साइन ऑफ एंगल.
यहाँ का साइन ऑफ एंगल जो है सर वो किसके बराबर है, सी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, साइन ऑफ एंगल जो है सर वो किसके बराबर है, सी। अगली बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है सर, μ1, और साइन ऑफ एंगल इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है सर वो कितना है, 90। पी पॉइंट पे बात करनी है और निकलनी कहीं की भी बात। पी पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं लक्ष्य जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2, और साइन का एंगल कितना है, सी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और साइन का एंगल कितना है, 90। ये बात जो है वो हमें सोल्व करनी है। तो अगर मैं बात करूंगा तो कंसेप्ट जो है हमारे पास क्या है, μ2 साइन सी इज इक्वल टू μ1 और साइन 90 जो है सर वो किसके बराबर है, 1। ये बात हमने डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे अगर मैं चर्चा करूंगा तो सर ये क्या बन गया, μ2 डिवाइडेड बाई μ1, और ये किसके बराबर हो गया, 1 डिवाइडेड बाई साइन सी। समझते हैं आप इस बात को सारे, कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है, μ2 साइन सी किसके बराबर है, μ1 के। μ1 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में, साइन सी मल्टीप्लाई में था, कहां चला गया, डिवाइड में। अच्छा ये μ2 बाई μ1 डेंसर बाई रेयरर क्या कहलाता है, म्यू कहलाता है, और म्यू की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, म्यू की वैल्यू है 1 बाई साइन सी। म्यू की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाई साइन सी। ये काम जो है ना सर वो हमें पता चला। अगली बात, अगर इसमें मैं करना चाहूंगा तो काम क्या हो गया, साइन सी को ऊपर ले जाओ, साइन सी को ऊपर ले जाओगे तो साइन सी किसके बराबर हो गया, 1 डिवाइडेड बाई म्यू के। ये बात जो है ना वो हमें पता चलेगी। इसी बात के बेसिस पे कल क्वेश्चन करेंगे कि साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल जो है वो किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाई म्यू के बराबर है। अच्छा आपको एक बात और पता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है साइन की वैल्यू भी क्या करती चली जाती है, बढ़ती। साइन 0 पे 0, फिर 30 पे 1/2, एंगल बढ़ा वैल्यू भी बढ़ गई, 90 पे कितना, 1। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रोपोर्शनल में करना चाहूं तो क्रिटिकल एंगल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके चला जाएगा, क्योंकि साइन का एंगल किसके प्रोपोर्शनल होता है, एंगल के, और ये प्रोपोर्शनल किसके हो गया, 1 बाई म्यू के। तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। और अगर आपको पहला लेक्चर याद है तो मैंने बताया था वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो म्यू जो है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन है, लैम्डा। आज आए हो ये बात समझने के लिए आए कि काम जो है सर वो क्या करना है, क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द म्यू। और क्रिटिकल एंगल और म्यू अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, म्यू लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो म्यू का पहले से इनवर्स हो रखा है तो लैम्डा कैसे जाएगा, सीधा। तो यहां से हमें जो पता चल गया वो क्या पता चल गया कि क्रिटिकल एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। एक नंबर में कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि वेवलेंथ का क्रिटिकल एंगल पे क्या प्रभाव है। पता है आपको कि हमें क्या पता है सर कि वेवलेंथ फॉर वॉयलेट कलर इज लेस देन वेवलेंथ फॉर रेड। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका क्रिटिकल एंगल भी क्या होगा, कम। तो क्रिटिकल एंगल फॉर वॉयलेट कलर इज लेस देन क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट विल हैपन टू द क्रिटिकल एंगल इफ वॉयलेट कलर इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट। ठीक है, कि वॉयलेट कलर की लाइट को रेड से रिप्लेस कर दो। तो वॉयलेट की वेवलेंथ कम है, रेड की वेवलेंथ क्या है, ज्यादा, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है सर उसका क्रिटिकल एंगल भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ये बातें हमने पढ़ी हैं, दोबारा देखो ध्यान से समझो कि पी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ जब मैंने लगाया तो जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं का ही साइन ऑफ एंगल, जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं का ही साइन ऑफ एंगल। μ2 साइन सी, μ1 साइन 90, साइन 90 कितना 1, μ1 को डिवाइड में लेके 1 बाई साइन सी हो गया, μ2 बाई μ1 कितना है, म्यू 1 बाई साइन सी हो गया। साइन सी को ऊपर फेंका तो म्यू कहां आ गया, नीचे। तो साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू हमारे पास है। अगली बात करूं तो क्रिटिकल एंगल और मतलब कि एंगल और साइन ऑफ एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे साइन 0 पे 0, 30 पे 1/2, 90 पे कितना 1। जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे क्या बढ़ती चली जाती है, वैल्यू। कोस के लिए क्या होता है, इनवर्स है। कोस 0 पे 1 है, 90 पे 0 है, उल्टा काम हो जाता है कोस में। तो यहाँ पे साइन सी को मैं सी प्रोपोर्शनल में लिख सकता हूँ। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, म्यू के। पहले लेक्चर में क्या बताया था, म्यू और वेवलेंथ कैसे हो, इनवर्सली। तो म्यू और वेवलेंथ को दोबारा इनवर्सली करा तो पहला और आखिरी मिला है तो सी प्रोपोर्शनल किसके, लैम्डा के। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका क्रिटिकल एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात आपको पता चल गई। ये फॉर्मूला मस्ट है कि साइन सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई म्यू। जिसको ये बात पता है उसका काम ओके है। अच्छा म्यू कैसे लिखा गया है, म्यू एक तरीके से लिखा गया है सर, एक डेंसर वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई रेयरर वाले का। ये काम जो है वो हमने सीखा है। मैं एक बार रिपीट करता हूं उसके बाद आप उतार लोगे। काम जो सर वो क्या करना है, एक इंटरफेस है, इंटरफेस के नीचे का मीडियम कैसा, डेंसर, ऊपर वाला कैसा, एक रे ऑफ लाइट सी दी गई, वो तो सीधी चली जाएगी क्योंकि वो क्या है, बिना किसी रिफ्रैक्शन के सीधी चली जाती है। आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, कैसे पता चला, क्योंकि इसका एंगल तो इंसिडेंस कितना था, 0। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो कुछ ना कुछ वैल्यू तो है। अब हमें क्या पता है, रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू, सीधी ना जाके अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बेंड करी। टेंडेंसी क्या है कि ये रे ऑफ लाइट किसकी तरफ जाना चाह रही है, सरफेस की। आपने और एंगल बढ़ाया तो ये सरफेस के साथ चलेगी। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे में एंगल कितना है, 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस
इंसिडेंस एंगल है कहां पे, डेंसर मीडियम में, जिसके कोरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्शन कितना हो गया। अब ये रे ऑफ लाइट यहां से इस तरीके से बैंड होती होती है, एक टाइम पे कहां चली जाएगी, अंदर चली जाएगी। कब जाएगी, जब क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ज्यादा। तो लाइट रे का उसी मीडियम में बैंड कर जाना, उसी मीडियम का मतलब डेंसर में ही बैंड कर जाना। कब, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जब हमने रिफ्रैक्शन को 90 लिया, उसके कोरस्पॉन्डिंग स्नेल्स लॉ लगाया, तो जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वहीं का ही साइन ऑफ एंगल, जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं का ही साइन ऑफ एंगल। ये वैल्यू करी तो म्यू 2 साइन आई, म्यू 1 साइन 90। साइन 90 कितना, 1 है। तो ये वैल्यू जो है म्यू 2 बाई म्यू 1, 1 बाई साइन सी। म्यू 2 बाई म्यू 1 क्या है, म्यू 1 बाई साइन सी। साइन सी ऊपर 1 बाई म्यू बन गया। तो क्रिटिकल एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, म्यू के। अगली बात करूं तो 1 बाई म्यू प्रोपोर्शनल किसके है, लैम्डा। तो सी और लैम्डा कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा अगली एक बात और अगर मैं यहां से जानूं तो सर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। ठीक है, ये बात जो है वो हम कल भी डिस्कस करेंगे कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 ज्यादा होता है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कम होती है, लगभग कितनी होती है, 26 डिग्री होती है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा। ये बात जो है वो आपको पता करनी है। तो ये डायग्राम जो है वो सारे बच्चे बनाएं, करें इस काम को, पढ़ें,